हेलो एंड वेलकम टू टी आर एडुकेमी। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में समाविष्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे संविधान के जो भाग 3 हैं, संविधान के भाग 3 में इनका मेंशन है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में हमारे राष्ट्र यानी कि यूनियन की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता यानी कि जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान जो है उसका भाग जो 3 है वो किससे संबंधित है? अभी हमने कहा जैसे संविधान का भाग 3 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? देखिए, एक क्वेश्चन होता है कि जो हमने संविधान का स्रोत इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे उससे संबंधित है कुछ। मूल अधिकार जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, हमने अमेरिका के यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, यानी कि वहाँ से हमने लिया है। तो सेम चीज़ है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये ऐसा देश है जिसने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की थी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए, जो आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है या फिर मेंशन किया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे पार्ट 3 में इंक्लूड किया गया है भारतीय संविधान के, उनकी शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सही तरीके से जो आर्टिकल 14 है वहाँ से लेकर आर्टिकल 32 तक पूरे के पूरे हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन है। भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? यानी कि ऐसा कौन सा पार्ट है संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मोस्ट इनलाइटेंड पार्ट होगा? देखिए, जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। जो आर्टिकल 32 है वो आता है भाग 3 के अंतर्गत, और भाग 3 जिसमें जिक्र है फंडामेंटल राइट्स का, इसी को हम कहते हैं सर्वाधिक आलोकित यानी कि मोस्ट इनलाइटेंड पार्ट। किसने कहा है इसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं, यानी कि मूल अधिकार क्यों कहलाते हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक या फिर अप्रतिदेय अधिकार है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय यानी कि जो न्यायालय है इसको लागू कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र होता है उसके अनुरूप है, या फिर सरलता से संशोधनीय नहीं है, जिसको अमेंड नहीं कर सकते ऐसे है। तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं है। जो आखिरी का पॉइंट देखोगे आप, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार, यानी कि मानव के नेचुरल जो राइट्स होते हैं हमारे इंसानों को मिलने वाले या फिर दिए जाने वाले, वो अधिकार है हमारे, और अप्रतिदेय यानी कि इनको कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता। ये अभिन्न अधिकार है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते इंसानों से या फिर नागरिकों से, इसलिए इसको कहते हैं मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? अब जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे आर्टिकल के अलग अलग आर्टिकल्स में दिए गए हैं भाग 3 में, तो कितने आर्टिकल्स हैं जिनमें मूल अधिकारों की बात की गई है? यहाँ पे ऑप्शन देखोगे आप, आर्टिकल जो 12 है यहाँ से लेकर आर्टिकल 35 तक पूरे के पूरे जो फंडामेंटल राइट्स है इनका जिक्र है। और ऐसे पूरे के पूरे जो अभी फ़िलहाल के कंडीशन में है, पूरे के पूरे कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 23। देखिए 24 हुआ करते थे, लेकिन जब आप देखोगे जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है अमेंड करके, और इसको अभी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। इसलिए पहले 24 हुआ करते थे, अभी सिर्फ और सिर्फ 23 ही अधिकार है हमारे पास, आर्टिकल्स। अभी सिर्फ 23 ही आर्टिकल्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने आर्टिकल्स जो है या फिर आर्टिकल जो भी है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, वहाँ पे कितने अधिकारों का जिक्र किया गया था, या फिर कितने अधिकार जो थे वो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पे शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस वक्त पर 7 ऐसे मौलिक अधिकार थे जो प्रदान किए गए थे।
बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, है ना। तो अभी जो फिलहाल की कंडीशन में है वो अभी है 6, लेकिन जिस वक्त ये बना गया था उस वक्त थे 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, वही चीज़ है। अभी जो वर्तमान में हमारे पास में 6 जो है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या थे? देखो, जो भारत के जो मौलिक अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में, ये क्या थे? मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या फिर 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। देखो, जो भारत में संविधान के जो पार्ट है, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार, ये जो थे ये हमारे जब संविधान हमारा बनाया गया था या फिर शामिल किया गया था हमारे लोकतंत्र में, उस समय ये उसका हिस्सा था, यानी कि जो मूल संविधान था उसका हिस्सा था, उसका पार्ट था। इसको बाहर से बाद में ऐड नहीं किया गया। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? इससे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि इन्फोर्सेबल है या फिर लागू किया जा सकता है? तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे हम DPSP कहते हैं, प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर मूल अधिकार। तो इनमें से जो आपके फंडामेंटल राइट्स है इनका संरक्षण जो करता है न्यायालय करता है, और यही न्यायालय द्वारा ये लागू भी किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर है? जो मौलिक अधिकार है इनको इन्फोर्स करने का या फिर लागू करने का जो दायित्व होता है वो न्यायालयों पर होता है, यानी कि जो न्यायपालिका होते हैं हमारे उन पर होता है। जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो भी होते हैं, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर जो होता है दायित्व होता है कि हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कर पाए। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ये उपयुक्त तो दोनों, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है इनको सस्पेंड कौन कर सकता है? किसके पास में पावर होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। इनमें से जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास में ये पावर्स होते हैं कि वो मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है, उनको सस्पेंड कर सकता है। अच्छा, कौन सी कंडीशन में कर सकता है? तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, फिर किसी तरीके से इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है, आपातकाल घोषणा कर दी जाती है, उस कंडीशन में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इमरजेंसी की कंडीशन में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है मौलिक अधिकारों के मामले में? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो हमारे जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, इसको अधिकार होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कर सके। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल कब, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार है इनमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो संशोधन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो संसद से होकर गुजरती है। तो जो संसद है, संसद द्वारा ही किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। लागू कौन कर सकता है? देखिए, अलग अलग प्रश्न है। लागू कौन कर सकता है? न्यायालय यानी कि कोर्ट। निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और संशोधन कौन कर सकता है? संसद यानी कि पार्लियामेंट। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, तीनों चीज़ें डिफरेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? ऑप्शंस में देखिए, निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है इनको हम निलंबित नहीं किया सके। ये निलंबित किया जा सकता है जब हमारी इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, तब निलंबित किया जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है, तो ये करेक्ट है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में जो है उनके ज्यूरिसडिक्शन यानी कि उनके अधिकारिता में आते हैं?
देखिए कौन से हैं, केंद्र व राज्यों के बीच का विवाद यानी कि स्टेट वर्सेस स्टेट, यूनियन वर्सेस स्टेट के बीच का जो भी विवाद होगा वो, राज्यों के परस्पर विवाद यानी कि स्टेट वर्सेस स्टेट, मूल अधिकारों का प्रवर्तन या फिर फंडामेंटल राइट का जो लागू करने की प्रोसीजर है वो, या फिर संविधान के उल्लंघन के संरक्षण यानी कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो उल्लंघन हो रहा है उनका, या फिर किस प्रकार से बोलेंगे कि किस तरह से उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसके जो संरक्षण है उस मामले में या किस मामले में कर सकते हैं। तो जो इसमें देखोगे आप, इनमें से सारे ऑप्शन में से आपको समझ में आ जाएगा, जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन है यानी कि लागू करने से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ये होती हैं न्यायालय की अधिकारिता में, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो होता है या फिर हाई कोर्ट होता है, ये दोनों के दोनों जो है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं या फिर उसको लागू कर सकते हैं या फिर इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कौन गार्ड करेगा या फिर कौन संरक्षण करेगा, कौन प्रोटेक्शन देगा? संसद देगी, राष्ट्रपति देगा, न्यायपालिका या फिर मंत्रिमंडल? तो देखिए जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका जुड़ी होती है हमारे मूलभूत अधिकारों के संरक्षण से संबंधित, ठीक है। लागू करने का भी अधिकार होता है और उनको प्रोटेक्शन देने का यानी कि उनको संरक्षण देने का भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के पास में होता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? जैसे सस्पेंशन करना है हमें फंडामेंटल राइट्स का इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, उस समय में राष्ट्रपति जो है ये आपके मूलभूत अधिकारों का सस्पेंशन कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इन पर किसी भी तरीके का अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं किसी भी तरीके से, तो ये कौन लगा सकता है? तो जो राष्ट्रपति है इनको अधिकार होता है, संसद को होता है, न्यायपालिका को होता है, किसको होता है? देखिए इनमें से किसको अधिकार होता है? इनमें जो संसद होते हैं, ठीक है, संसद को क्या होता है? प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है, ठीक है। लागू करने का अधिकार न्यायपालिका को, अमेंड करने का अधिकार संसद को, निरस्त करने का या फिर निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को। लेकिन उसमें किसी भी तरीके का प्रतिबंध लगाना है, इम्पोज करना है, तो कौन कर सकती है? वो कर सकती है संसद। संसद को अधिकार होता है कि वो प्रतिबंध लगा सके। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल राइट्स का? फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर सभी को? तो देखिए मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है मेजर तरीके से, जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है उसको जो अधिकार मिलने चाहिए उससे संबंधित है। तो हम देखेंगे कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करना ही मेन इसका उद्देश्य या फिर मेन ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है इसको। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसमें निहित होती है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने की शक्ति यानी कि जो पावर है वो किसके पास में होता है? वो होता है आपके उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय के पास में, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो यही चीज़ है आपके उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास में जो होता है, इनके पास में पावर होता है कि ये किसी भी मौलिक अधिकारों को लागू कर सके। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। देखिए लागू कौन कर सकता है? फिर से वही क्वेश्चन आता है, अलग अलग जो आपकी लैंग्वेजेस है एग्ज़ाम की लैंग्वेज जो है वो अलग अलग है, हालांकि जो प्रश्न है वही है, सिर्फ आपकी लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, इसकी वजह से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए जो राष्ट्रपति है इनके पास में अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है? किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। भारत में मौलिक अधिकारों से संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए। देखिए इनमें से कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इन पर विचार करिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। देखिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पे अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे जो ऑप्शन है 1 और 2 ही सही है। कैसे? देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जो ये राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, अगर राज्य जो भी किस तरह से स्टेट अगर आपके खिलाफ कोई कुछ कार्य कर रहा है नागरिकों के खिलाफ, तो आपको ये सुनिश्चित कराते हैं कि आपके पास में सारी की सारी स्वतंत्रता है, आपके पास में अधिकार है कि आप उनके विरुद्ध आप याचिका दायर कर सकते हैं। साथ में ये जो संविधान है इसके जो पार्ट संविधान के भाग 3 में इसका
सारा का सारा वर्णन दिया गया है। तो दो जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अब जो भारत के संविधान में अगर आप देखोगे भाग 3, तो भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इनमें से जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 18, 14 से लेकर 18 तक, इनके बीच में समानता का अधिकार डिस्क्राइब्ड है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 रिलेटेड है लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि से संबंधित जो भी चीज़ें आएगी, कानून से संबंधित चीज़ें आएगी, उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा, उसका वर्णन या फिर उसका उल्लेख होगा आर्टिकल 14 में। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे विधि, विधायन या फिर कानून से संबंधित कोई भी शब्द आपको देखने को मिलता है, तो उसका संबंध हो जाता है सीधा सीधा आर्टिकल 14 से, कानून से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसमें देख लीजिए, जो कहा जा रहा है कि जो प्रस्तावना में समाजवाद का जो शब्द इस्तेमाल किया है हमने, उसके साथ में ऐसे कौन से आर्टिकल्स है हमारे भारत के मौलिक अधिकारों के, ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो ये शक्ति प्रदान करते कि जो भी व्यक्ति होते हैं से अगर एक वर्क कर रहे हैं तो उसको सेम वर्क के लिए अलग अलग वेतन नहीं दिया जाएगा, सेम ही मिलेगा वेतन। जैसे सपोज़ कोई बॉय है और कोई गर्ल है, अगर वो एक ही काम कर रहे हैं तो इनकी जो वेतन होगी, इनकी भी सेम ही वेतन होगी। और ये चीज़ें कहाँ सुनिश्चित की जाती है, कौन से आर्टिकल्स में, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में दिखे हैं आर्टिकल 14 में आप देखोगे तो वहाँ पे लॉ की बात करी गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। आर्टिकल 15 में क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है कि भेदभाव नहीं कर सकते आप, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और आर्टिकल 16 में क्या है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी की जो इक्वलिटी है वो चीज़ मेंशन करी गई है। तो आर्टिकल जो 14 है, 15 और 16 है, ये सारे के सारे सुनिश्चित करते हैं कि आपको जो समाजवाद जो आपके समाज में है, जिस तरह से इक्वलिटी होनी चाहिए, वो इक्वलिटी ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, और किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें, प्लस आपको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो आर्टिकल 14, 15 और 16 साथ में किस में आएंगे, समाजवाद के साथ में ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर आपका कोई काम कर रहे हो आप, किसी एक काम के लिए सेम ही वेतन दिया जाएगा। विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है, ये है हमारा नागरिक अधिकार। देखो आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार है तो सब नागरिक के अधिकार ही है ना। तो जो आपका विधि के समान जो अधिकार है, यानी कि विधि के सामने अधिकार, जिसको राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते हैं, ये आपके नागरिक अधिकार है, ठीक है। तो नागरिक अधिकार है ये विधि के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, देखिए आर्टिकल रिलेटेड टू अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कहाँ पे इसका मेंशन किया गया है, तो जो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जो चीज़ें हैं उसका उन्मूलन, यानी कि उसको हटाने वाली चीज़ें, अबोलिशन कहते हैं उसको, ये कहाँ पे मेंशन की गई है, ये है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 यानी कि जो अनुच्छेद 17 है, इसमें चीज़ मेंशन करी गई है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अभी जो हमने देखे वही चीज़ है अनटचेबिलिटी, यानी कि निषेध। संविधान में ये चीज़ें कहाँ पे दी गई है, अनुच्छेद 17 में। अभी जो हमने देखे ये चीज़ यहाँ पे अभी फिर से दी गई है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, किस तरह की स्वतंत्रता? समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है कि हमें सभी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, आर्थिक समानता मिले, सामाजिक समानता मिले, ये सभी समानता है, ये समानता का अधिकार भारतीयों के लिए इंश्योर करता है या फिर इक्वलिटी सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जो प्रावधान दिए गए उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, या फिर इस प्रकार के जो भी अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, इनका जिक्र या फिर इनका वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? देखिए जो आपके पास में आपने देखा होगा समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 18 है, ठीक है, आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18, इसमें टाइटल से संबंधित यानी कि पद से संबंधित एक चीज़ कही गई है, उसी के तहत हम जो ये अलंकरण प्रदान करते हैं ये उसी के अंतर्गत आता है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो पास हुआ था 1995 में, उसको अभी किस
नाम से बुलाया जाता है। तो इसको जो अभी है फिलहाल कंडीशन में अभी के टाइम पे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इस नाम से भी बुलाया जाता है, या फिर इसको इस नाम से पहचानते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? ये है हमारे भेदभाव के खिलाफ, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये किसके अधीन, यानी कि कौन से स्वतंत्रता के अधिकार के या फिर किस अधिकार के अधीन, यानी कि उसके अंतर्गत आएगा। तो जो ये समता का अधिकार है, समता का जो अधिकार है, इसके तहत आ जाएगा आपका आर्टिकल 15। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? देखिए यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं, अलग अलग अनुच्छेद दिए गए, आपको पहचानना कि इनमें से कौन सा अलग है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो 14 है ये पार्ट है किसका? समानता का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी का अधिकार। उसके बाद में 15 ये भी चीज़ वही मेंशन करता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। और 16 जो है अवसर की जो समानता है उसके बारे में बात करता है। जो आर्टिकल 14, 15, 16 है ये है आपके फंडामेंटल राइट्स, समानता का अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 19 जो है ये आपका आर्टिकल जो 19 है ये आपका मेंशन करता है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। अगला प्रश्न देखिए, चेन्नई राज्य, यानी कि जो चेन्नई उस समय का राज्य हुआ करता था, वर्सेस बनाम चंपकम दोरायराजन जो मुकदमा था उस समय का वाद था, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? जो ये केस चला था उस टाइम पे, इसके तहत हमने ऐसा कौन सा था, या फिर हमारे संविधान में ऐसा कौन सा जो अधिकार था उसको हमने संशोधित किया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी देख रहे होगे आपके, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इस केस में हमने जो डिस्क्रिमिनेशन दिया था, है ना, कौन सी इसमें आता है? ये आता है आपका आर्टिकल 15 में, जो भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार है, इस चीज़ को हमने अमेंड किया था। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, यानी कि जो प्रेस जो होती है हमारे इसमें न्यूज़पेपर होते हैं, है ना, उसकी फ्रीडम किस अनुच्छेद में मेंशन करी गई है? आपको पता होना चाहिए जो फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही है इस एक प्रकार का, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आता है ये? आर्टिकल 19। जो आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत आर्टिकल 19 का 1 जो पार्ट है उसमें मेंशन करी गई ये बातें कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी डैश में अंतर्निहित है। देखो क्लियरली तो यहाँ पे ऐसी मेंशन नहीं की गई कि प्रेस की आज़ादी आपको है, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये इनडायरेक्टली आपको वो चीज़ें बताती है कि आपको ये सारी आज़ादी है। तो ये आर्टिकल अभी देखे हमने, आर्टिकल 19 के जो 1 है उसके अ में ये सारी बातें करी गई है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? अगर हम जिस तरह से देखते हैं कि समानता का अधिकार, उसमें जिस तरह से आपके आर्टिकल्स थे 5 आर्टिकल्स, उसी तरीके से जो स्वतंत्रता का अधिकार है जिसे हम राइट टू फ्रीडम कहते हैं, इसमें कितने आर्टिकल्स दिए गए हैं? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स कितने हैं? देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए कौन से हैं। 19, ठीक है, 20, 21 और 22, ये सारे के सारे जो है ये 4 प्रकार के आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से संबंधित है ना, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये जो है ये राइट टू फ्रीडम की बातें करता है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अब देखिए जो भी आर्टिकल्स 19 में जो भी आपको फ्रीडम मिले होंगे या फिर राइट टू फ्रीडम मिले होंगे वो किससे संबंधित है या फिर किन लोगों को दिए जा सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। किसको मिलेंगे इसके लाभ? भारत के निवासियों को मिलेंगे, भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को मिलेंगे, केवल भारतीय नागरिकों को मिलेंगे या फिर सभी को मिलेंगे? बहुत लोग जो है ये इस जो वो लास्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए भारत का जो निवासी होगा वो जरूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, रेसिडेंस हो सकता है। भारत में पैदा हुए व्यक्ति ऐसा जरूरी नहीं है कि वो यहाँ का नागरिक हो जब तक उसका पंजीकरण ना हो। लेकिन जो भारतीय नागरिक है ये भारत का प्रॉपर नागरिक है, तो सिर्फ भारत के नागरिक को ही ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड होती है, राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ का जो ऑप्शन हो जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी हो जाएगा, तो इस बात को नोट करिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? जो आर्टिकल 21 है ये किसके विरुद्ध हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है। देखिए कौन से ऑप्शन है यहाँ पे वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है,
ठीक है, विधायिका हो चाहे आपकी कार्यपालिका, इनके विरुद्ध जो भी होगी, ठीक है, ये हमें संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, न्यायपालिका हमें तो प्रोटेक्शन देगी ही देगी, लेकिन इनके खिलाफ प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, कौन करेगा? हमारा भारतीय संविधान, किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो सही अधिकार कौन सा है? देखिए, हथियार सहित सभा करने का स्वतंत्रता है क्या? सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता ये है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, कौन सा होना चाहिए इसमें? संबंधित अधिकार कौन सा है सही वाला? ठीक है, तो इसमें देखो, जो भाषण तथा व्यक्ति के जो विचार है उसको व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, जैसे हम राइट टू एक्सप्रेशन कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये चीज़ है। तो ऑप्शन सी देख लीजिए, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा? रिट जो याचिकाएं हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है, तो किसके द्वारा लागू की जाती है? आपको पता होना चाहिए। जो रिट है, रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय, या फिर जिसको कहते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये रिट जारी की जाती है। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संरक्षण करने का अधिकार दिया? फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जिसको हम कई बार सुनते हैं, कई बार जिक्र होता है इस चीज़ का, केशवानंद भारती वाद, या फिर केशवानंद भारती जो विवाद है उस टाइम का, इसने बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया है हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई है, तो याद रखिएगा केशवानंद भारती वाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, यानी कि 25 जो है, आर्टिकल 25 से संबंधित है। ये किससे संबंधित है देख लीजिए। आर्टिकल जो 25 है, यहाँ पे आपको सब नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, देख लीजिए। ऑप्शन ये है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता। तो जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 से 28 तक जो भी आपको दिखेंगे, ये आर्टिकल से 25 जो आपके डिस्क्राइब है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो ये चीज़ कहती है, डिस्क्राइब करती है धर्म की स्वतंत्रता का जो फ्रीडम होता है आपका, ठीक है, उससे संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिससे पहले हमने देखे थे ना, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। तो आर्टिकल 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 ये संबंधित है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से संबंधित, वही चीज़ आ गई है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, तो देख लीजिए। भाषण स्वातंत्र्य जो है हमारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इससे संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि घूमने की आज़ादी जो है वो किससे संबंधित है, कौन से आर्टिकल से संबंधित है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जो आर्टिकल 21 है, यहाँ पे आपको एक अधिकार प्राप्त होता है, एक आपके पास में राइट होता है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हो। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध का अधिकार वर्णित है? आपको पता होना चाहिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो मेंशन की गई है ये बातें, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है? तो ये आर्टिकल जो 23 और 24 है, इसमें जिक्र है इस बात का कि आप भी किसी भी तरह के शोषण के विरुद्ध क्या कर सकते हो, आप अपनी याचिका दायर कर सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको है आर्टिकल 23 और 24 के तहत। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न जो मौलिक अधिकारों से संबंधित थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो फिर से एक बार रिपीट मोड में देख लीजिए। इससे पहले आपको एक वीडियो और देखना है जो कि बेल आइकन में दिख जाएगी आपको, जहाँ पे हमने संविधान के स्रोत इससे संबंधित एक वीडियो बनाई है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, उसके बाद में प्रिपरेशन करनी है, ये सारे प्रश्न फिर से लगाना है, ठीक है। ये मेजर तरीके से ये जो प्रश्न है अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट मोड में आते भी रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।